हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्वीटी बढालिया एंड वेलकम टू एसबी एकेडमी क्लासेस। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस के बारे में। तो एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस पे जाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देना चाहती हूँ। जैसे कि देखिए क्या था, हमने क्या पढ़ा, हमने लॉज पढ़ी। लॉज में हमने गेल-लुसाक्स लॉ के बारे में पढ़ा। जब हम स्पेशली गैसेस की बात करते हैं तो हम गेल-लुसाक्स लॉ ऑफ वॉल्यूम्स के बारे में डिस्कस करते हैं। फिर हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ी। तो एक साइंटिस्ट थे, स्वीडिश साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, बर्जीलियस, जिन्होंने 1811 में एक कोरिलेशन ढूंढने की कोशिश की कि इनके बीच में वो रिलेशन फाइंड आउट कर रहे थे, गेल-लुसाक लॉ और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो इन दोनों लॉ के बीच में जब वो रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे तो उन्होंने एक क्या किया, एक स्टेटमेंट दिया। और वो हाइपोथेसिस क्या थी कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। उन्होंने क्या कहा कि अगर हम सभी गैसेस के बारे में बात करें, ठीक है, और हमारा कंडीशन क्या है, टेम्परेचर और प्रेशर की सेम, ठीक है, तो जितनी भी हमारी गैसेस हैं अगर हम उनका इक्वल वॉल्यूम लेते हैं तो उनके अंदर इक्वल नंबर ऑफ एटम्स रहेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हम इसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल में क्या है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, HCl गैस बना रहे हैं, ठीक है। सारे गैसेस की फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में। तो गेल-लुसाक के लॉ की अगर हम बात करें तो उन्होंने क्या कहा था कि अगर इसका एक वॉल्यूम है, इसका भी एक वॉल्यूम है, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या देंगे, 2 वॉल्यूम ऑफ HCl जो है वो बनाएंगे या प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। अब अगर हम इसी को एटम की टर्म्स में देखें, यहां तक हमारा क्या था, गेल-लुसाक, हम गेल-लुसाक की टर्म्स में देख रहे थे, ठीक है। अब अगर हम डाल्टन्स के तरीके से देखने की कोशिश करें तो डाल्टन्स के अकॉर्डिंग देखने के लिए देखो क्या हो रहा है कि अगर हम कंपाउंड एटम की बात करें तो कंपाउंड एटम किससे बनता है, एटम से। तो यहाँ पे देखिए कि अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक कंपाउंड जो है आपका, मतलब कंपाउंड एटम हम मॉलिक्यूल को कहते थे डाल्टन्स के टाइम में। तो यहाँ पे क्या है कि एक मॉलिक्यूल दूसरा एक मॉलिक्यूल के साथ जुड़ के 2 मॉलिक्यूल दे रहा है HCl के। अगर इसी को हम हाफ हाफ कर दें, मतलब कि एक एक के रिस्पेक्ट में देखना चाहें, तो एक कंपाउंड एटम बनने के लिए हमें इसका क्या लग रहा है, हाफ एटम, और इसका भी क्या लग रहा है, हमें हाफ एटम। देखो सिंपल सी बात है ना कि अगर हमें एक एटम लग रहा है, मतलब एक मॉलिक्यूल लग रहा है H2 का, फिर एक मॉलिक्यूल हमें लग रहा है Cl2 का, और वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, 2 मॉलिक्यूल किसके प्रोड्यूस कर रहा है, HCl के। तो मॉलिक्यूल उस टाइम हम नहीं बोलते थे, ठीक है, उस टाइम हम लोग क्या बोलते थे, कंपाउंड एटम। तो अगर हम इसी का हाफ हाफ कर दें तो देखो इसको 1 बनाने के लिए ये कितना चाहिए होगा, हाफ हाफ। बट यहीं पे आपकी सबसे नोटिस करने वाली बात है क्या, कि हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एटम का क्या कर दिया, हाफ, जो कि क्या चीज ब्रेक कर रहा है, ये डाल्टन की बात पे एप्लीकेबल नहीं है। डाल्टन ने क्या कहा था, डाल्टन ने ये कहा था कि एटम जो है वो इनडिविजिबल है, इनडिस्ट्रक्टिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली जो बात है ये फॉलो अप ही नहीं हो रही है। तो अब क्या हुआ, अब क्या करें, तो इसी चीज को, बर्जीलियस की इसी स्टेटमेंट को मॉडिफाई करके, या इसी चीज को आप कह सकते हैं कि कमी को ठीक करते हुए हमारे पास साइंटिस्ट आए एवोगैड्रो, ठीक है। और एवोगैड्रो ने क्या कहा कि एक्चुअल में जो मैटर होता है वो 2 टाइप के अल्टीमेट पार्टिकल से बनता है। किससे बनता है, 2 टाइप के अल्टीमेट पार्टिकल से। और वो 2 टाइप के अल्टीमेट पार्टिकल क्या होते हैं, एक तो हमारा क्या होता है, एटम, ठीक है, और दूसरा हमारा क्या होता है, मॉलिक्यूल, ठीक है। तो अब 2 डेफिनेशन है यहाँ पे, देखो क्या है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, क्या कह रहे हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसी एलिमेंट का, विच मे और मे नॉट हैव
इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, उसकी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती क्या, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, एंड टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एन एटम। क्या कह रहे हैं, किसी भी एलिमेंट का वो छोटा पार्टिकल जो अकेले या अकेले नहीं, ठीक है, क्या करता है, एग्जिस्ट करे और किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे, एलिमेंट के उस छोटे पार्टिकल को हम क्या कहेंगे, एटम। साथ ही साथ उन्होंने क्या कहा, अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है, अगर हम किसी सब्सटेंस के स्मॉलेस्ट पार्टिकल की बात करें तो वो आपका एलिमेंट भी हो सकता है, ठीक है, एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है। तो वो क्या कह रहे हैं, कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करे उसी को हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल। तो आपको ध्यान रखना है, उन्होंने क्या कहा कि मैटर जो है वो दो टाइप के अल्टीमेट पार्टिकल से मिलके बनता है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल। एलिमेंट के छोटे पार्टिकल को, स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम क्या कहेंगे, एटम, और सब्सटेंस के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल। गैसेस के जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स, वो एटम नहीं होते, ठीक है। इसीलिए अब एवोगैड्रो ने जो लॉ दी उसने उन्होंने क्या किया, गैसेस की वॉल्यूम को रिलेट किया, किसके साथ, मॉलिक्यूल्स के साथ रिलेट किया, एटम्स के साथ नहीं किया, ठीक है। तो अगर हम बात करें एवोगैड्रोस लॉ की तो ये क्या कहता है, अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब टेम्परेचर और प्रेशर की जो कंडीशन है वो क्या है, सिमिलर, तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। उन्होंने क्या कहा कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन सिमिलर हैं तो जितनी भी गैसेस हैं अगर हम उनका इक्वल वॉल्यूम ले रहे हैं तो उनके अंदर क्या रहेंगे, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने कंटेनर लिया, ठीक है, और इस कंटेनर के अंदर हमने अलग अलग गैसेस ले ली। हमने क्या किया, इसके अंदर अलग अलग गैसेस ले ली, ठीक है। एक में मैंने क्या किया, हाइड्रोजन गैस भर दी, टेम्परेचर प्रेशर जो है आपका उसके कंडीशंस क्या है, सेम है। दूसरे में मैंने ऑक्सीजन गैस भर दी और थर्ड में मैंने क्लोरीन गैस भर दी। तो अब आपको पता है क्या कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन गैस, इनका साइज और इनका मास ये क्या होता है, डिफरेंट है ना। बट अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस क्या रख रहे हैं, सेम रख रहे हैं, और अगर हम इनका वॉल्यूम फिक्स कर देते हैं, जैसे कि 100 ml मैंने क्या करा, हाइड्रोजन गैस, 100 ml मैंने क्या लिया, ऑक्सीजन गैस, और 100 ml मैंने क्या लिया, क्लोरीन गैस। तो अगर इनका वॉल्यूम फिक्स है तो इनके नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी क्या रहेंगे, फिक्स। मतलब कि अगर यहां पर सपोज 50 पार्टिकल हैं, ठीक है, तो यहां पे भी क्या होंगे, 50 पार्टिकल, और यहां पे भी क्या होंगे, 50 पार्टिकल। और पार्टिकल का मतलब यहां पर क्या है, पार्टिकल का मतलब यहां पर है मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब हम ऐसा देखते हैं कि भाई ये चीज अब हम लोग देखते हैं कि एवोगैड्रो ने ऐसा क्या बताया जिसकी वजह से इसने बर्जीलियस के स्टेटमेंट को ओवरकम कर लिया। अब देखो, जैसे कि अगर हम बात करें एग्जांपल से कि हाइड्रोजन गैस है वो क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट कर रही है और क्या बना रही है, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। अब बर्जीलियस ने क्या कहा था कि भाई अगर ये एक एटम है, ये एक एटम है, मतलब ठीक है, तो ये क्या बना रहे हैं, आपके दो मॉलिक्यूल एटम बना रहे हैं, कंपाउंड एटम बना रहे हैं, मतलब ठीक है, मॉलिक्यूल जिसको हम कहते हैं। तो उसने कहा था कि अगर हम इसका हाफ हाफ कर दें, ठीक है, तो ये वैलिड नहीं होता, क्योंकि हमारे डाल्टन जी ने क्या कहा था कि भाई एटम्स आर इंडिविजिबल। तो इसी वजह से जो था बर्जीलियस की जो स्टेटमेंट थी या हाइपोथेसिस थी वो मुद्दा बन गया था डिस्कशन का। अब एवोगैड्रो ने क्या कहा, एवोगैड्रो ने ये कहा हम एटम देखेंगे ही नहीं, हमारे जो गैसेस के पार्टिकल हैं वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो हम एटम को देखेंगे ही नहीं, हम मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में डिस्कस करेंगे कि भाई गैसेस के जो पार्टिकल हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, मॉलिक्यूल। इसका मतलब क्या है कि एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का रिएक्ट कर रहा है एक मॉलिक्यूल क्लोरीन के साथ और क्या प्रोड्यूस कर रहा है, दो मॉलिक्यूल
HCl के। ठीक है, अब मैं कह रही हूं कि इसका आधा आधा कर दूं, तो अगर हम हाफ हाफ करते हैं यानी कि एक मॉलिक्यूल HCl बनाने के लिए हमें हाफ मॉलिक्यूल क्लोरीन का लगेगा, ठीक है, और हाफ मॉलिक्यूल हमें किसका लगेगा, हाइड्रोजन का लगेगा। अब देखो कितनी स्मार्ट बात इसने कही। मॉलिक्यूल जो है वो कैसे बनता है, एटम से, है ना। ग्रुप ऑफ एटम को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं हम, तो दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल जो एटम जो है वो जुड़ के क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। मतलब कि दो एटम जुड़ के एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो, अगर मैं इस मॉलिक्यूल का आधा कर देती हूं, इस मॉलिक्यूल के आधे करने का मतलब क्या है कि हमने क्या किया कि भाई देखो, हमारा ये था कि H2 टूटेगा तो 2H देगा, ठीक है। अब ये एक है जो हमें दो मॉलिक्यूल्स दे रहा है। अगर मैं इसका आधा लेती हूं तो ये क्या करेगा, एक H एटम देगा। सिंपल सी बात है कि एक मॉलिक्यूल दो एटम से मिलके बन रहा है, तो इसका आधा मॉलिक्यूल एक एटम से मिलके बन रहा है, जो कि एग्जिस्ट करता है ना। हम उसने क्या कहा था, डाल्टन ने क्या कहा था कि हम एटम का आधा नहीं कर सकते, बट उसने क्या कहा, मॉलिक्यूल का आधा तो कर सकते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल का आधा आप करोगे तो वो एटम के बराबर होगा, जो कि वैलिड था किसके लिए, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के लिए, ठीक है। एक बार फिर से देखो, एवोगैड्रो लॉ ने क्या कहा कि अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन सेम रखते हैं तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस जो है वो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन करती है। मतलब कि आपका जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है वो रिएक्ट करके HCl बना रहे हैं। जब हम बर्जीलियस की बात कर रहे थे तो बर्जीलियस ने इसको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा या किसकी नजर से देखा, एटम की नजर से देखा। तो डाल्टन ने कहा कि नहीं, यहाँ पे मेरी बात एप्लीकेबल नहीं हो पा रही है, क्योंकि डाल्टन ने कहा था कि आप एटम को नहीं ब्रेक कर सकते, आप एटम का हाफ नहीं कर सकते, एटम को डिवाइड नहीं कर सकते। तो बर्जीलियस यहाँ पे रुक गया, ठीक है। फिर एवोगैड्रो आया। एवोगैड्रो ने क्या कहा कि जो गैसेस के पार्टिकल्स हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में करते हैं, तो हम मॉलिक्यूल के टर्म्स में पढ़ेंगे, हम एटम की टर्म्स में नहीं पढ़ेंगे। तो उसने कहा कि जैसे हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का है, एक मॉलिक्यूल क्लोरीन का है, तो वो रिएक्ट करके दो मॉलिक्यूल HCl गैस दे रहे हैं। अगर आपको एक मॉलिक्यूल HCl का निकालना है कि एक मॉलिक्यूल HCl जो है उसमें कितना हाइड्रोजन और क्लोरीन लग रहा है, तो आप क्या कर दो, इसका आधा आधा। तो आधा आधा मॉलिक्यूल जो है वो एग्जिस्ट करता है एटम की फॉर्म में, ठीक है। तो ये आपकी डाल्टन्स जो एटॉमिक थ्योरी थी उसकी बात को भी, उसकी पोस्टुलेट पे भी वैलिड था। अब हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ एवोगैड्रोस लॉ, ठीक है। तो देखिए, पहली एप्लीकेशन हमारी क्या है, डिडक्शन ऑफ एटॉमिसिटी ऑफ एलिमेंट्री गैसेस, ठीक है। तो आप एलिमेंट्री गैसेस जैसे क्या होती हैं हमारी, H2, Cl2, O2, ठीक है। तो इन सब में आप क्या निकाल सकते हो, इनकी एटॉमिसिटी निकाल सकते हो। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एटॉमिसिटी जो है वो हम किसको कहते हैं। एटॉमिसिटी का देखो नाम से पता चल रहा है, एटॉम, ठीक है। एटॉमिसिटी में क्या आ रहा है, एटम। तो यानी कि इट टेल्स अबाउट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस, कि किसी भी सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट हैं, वो क्या होता है, एटॉमिसिटी, ठीक है। तो सबसे इजीएस्ट एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें वाटर की, वाटर से सभी नॉन है, ठीक है, कि वाटर की अगर हम बात करें तो वाटर क्या है, H2 + O2 गिव्स क्या देता है, H2, ठीक है। अब देखो, अगर हम वाटर की बात करें तो यहाँ पे क्या है, एक मॉलिक्यूल लग रहा है, ठीक है, H2 का। यहाँ पे भी क्या लग रहा है, एक मॉलिक्यूल लग रहा है, किसका, O2 का, ठीक है। और यहाँ पे क्या बन रहा है, एक मॉलिक्यूल किसका, वाटर का, ठीक है। तो अब
इसको आप तब तक शुरू नहीं कर सकते जब तक आपका ये बैलेंस ना हो। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, इसको बैलेंस। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2, यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितने हैं, 2, ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं, 2, यहाँ पे कितना है, 1। तो आप क्या कर लो इसको ट्वाइस, यहाँ पे भी आप इसको कर लो ट्वाइस। ठीक है, तो अब आपका क्या बन जाएगा ये कि 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके 2 वाटर के मॉलिक्यूल दे रहे हैं। अब ठीक है, ठीक है, तो आपको क्या पता चला। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको एक एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं। तो अब देखो, अगर मैं इसका आधा करती हूं तो कितना बनेगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2। इसको हम एक एक मॉलिक्यूल के टर्म्स पे देखेंगे। तो 1 का आधा कितना हो जाएगा, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ O2, और यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा, हाफ होके 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो यहां से आपको क्या चीज पता चली कि अगर आपको 1 मॉलिक्यूल वाटर का बनाना है तो आपको हाइड्रोजन कितना लगेगा, 1 मॉलिक्यूल, और ऑक्सीजन कितना लगेगा, हाफ। ठीक है, अब सपोज करो कि इस एग्जाम्पल में मुझे एटॉमिसिटी निकालनी है ऑक्सीजन की। ठीक है, तो देखो मैं क्या कर रही हूं कि वाटर का जो मास होता है, मास ऑफ वाटर, वो कितना होता है, 18 AMU। ठीक है, आप छोटी क्लास में पढ़ते भी हो। हाइड्रोजन का मास कितना होता है, हाइड्रोजन का मास होता है 1, और यहाँ पे 2 है, और ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16। तो ये कितना आ जाता है 18। ठीक है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन का मास कितना है, 1 हाइड्रोजन एटम का होता है 1, यहाँ पे 2 एटम है ना, तो कितना हो गया 2। तो हमने लिखा मास ऑफ हाइड्रोजन इज 2 AMU। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप क्या करोगे, 18 में से अगर हाइड्रोजन का मास माइनस कर देते हो तो आपके पास किसका बच जाएगा, ऑक्सीजन का। ठीक है, तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना आएगा, 18 माइनस 2 इज इक्वल टू 16 AMU। और जो 16 AMU होता है वो आपका क्या होता है, 1 ऑक्सीजन एटम का मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम। तो इससे आपको क्या पता चला, 16 AMU से आपको ये पता चला कि ये एक ऑक्सीजन एटम का मास है, मतलब कि वाटर के अंदर ऑक्सीजन जो है वो क्या है, 1। यानी कि नंबर जो आपका आया है, नंबर ऑफ एटम जो आया है एक मॉलिक्यूल के अंदर, वो क्या आया है, 1। तो ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी वाटर के अंदर क्या हो गई है, 1। ठीक है, तो ये तो मतलब उन्होंने एक जस्ट बात बताई थी कि भाई किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो हम नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं उसको देख के आप बता सकते हो कि वो उसकी एटॉमिसिटी होती है। ठीक है, यहाँ पे ये तो हमने क्या किया, उसका डिडक्शन किया कि भाई कैसे हम इस चीज को प्रूव कर सकते हैं। तो आपको इतना मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भाई इतना लेंथी क्यों है। आप जस्ट एक याद रख सकते हो स्टेटमेंट कि एटॉमिसिटी का मतलब क्या होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स हमारे प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारी एवोगैड्रोज लॉ की, डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेपर डेंसिटी एंड मोलर मास ऑफ अ गैस। तो ये वाला जो रिलेशन है आपको मोल कॉन्सेप्ट में न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम काफी काम आता है। ठीक है, तो अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो देखो क्या है कि वेपर डेंसिटी जो है हमारा वो बराबर होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, या दूसरे तरीके से आप कह सकते हो कि मोलर मास इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी जो है वो होता है। ठीक है, तो आपके काम का वैसे तो इतना है, आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को याद रख सकते हो, इस रिलेशन को याद रख सकते हो, बट फिर भी अगर आप लोग ये जानना चाहते हो कि ये फॉर्मूला जो है वो आता कहाँ से है, तो देखिए होता क्या है कि अगर हम वेपर डेंसिटी की बात करते हैं तो वेपर डेंसिटी ना रेशो होता है बिटवीन द मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ अ गैस to the mass of the same volume of hydrogen gas under similar condition of temperature and pressure। अगर टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस जो हैं अगर वो सेम हैं तो वेपर डेंसिटी हमारा क्या होता है, मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू अपॉन में मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब
अगर हम एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस की बात करें तो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस क्या कहता है कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर हमारा सेम है, सिमिलर है, तो इक्वल वॉल्यूम में हमारे क्या होते हैं, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना। तो हमने क्या किया, इस वॉल्यूम को रिप्लेस कर दिया मॉलिक्यूल से अकॉर्डिंग टू आवर एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। तो ये क्या बन गया आपका, मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम की जगह क्या हो गया, मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस अपॉन में मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब मॉलिक्यूल की अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी n मॉलिक्यूल है, यहाँ पे भी n मॉलिक्यूल है, मतलब जितने मॉलिक्यूल आपके किसी सर्टेन गैस के हैं उतने ही मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गैस के भी हैं। तो यानी कि अगर सपोज इसका एक मॉलिक्यूल लग रहा है तो इसका भी एक ही मॉलिक्यूल लगेगा, है ना। अब मैंने क्या किया, इस मॉलिक्यूल को रिप्लेस कर दिया एटम से। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस अपॉन में मॉलिक्यूल की जगह, अब आपको पता है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है उसमें कितने एटम होते हैं, 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल की जगह क्या कर दिया, 2 एटम कर दिए। अब यहाँ पे एक चीज का और आपको ध्यान रखना है कि जो रेशो होती है, किसकी रेशो, मास ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस, ठीक है, अपॉन में मास ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन, ये आपका जो है ये कहलाता है मोलर मास। इस रेशो को हम क्या कहते हैं, मोलर मास। ठीक है, तो इस रेशो की जगह आपका क्या आ जाएगा, मोलर मास डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या चल रहा था, वेपर डेंसिटी। तो इस तरीके से हम इस रिलेशन को डिराइव करते हैं, बट आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप बस इस रिलेशन को भी ध्यान रख सकते हैं तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ये उनके लिए है जो एक्चुअल में जानना चाहते हैं कि भाई ये फॉर्मूला जो है वो आता कहाँ से है। थर्ड एप्लीकेशन है हमारी एवोगैड्रोस लॉ की, डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड वॉल्यूम ऑफ गैस। मतलब कि किसी भी गैस के वॉल्यूम और मास के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है। ठीक है, तो देखिए अभी हमने इसी के सेकेंड एप्लीकेशन में पढ़ा था कि मोलर मास जो है वो क्या होता है, ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी। अच्छा, एक चीज आप ध्यान रखना कि जो वेपर डेंसिटी है आपका, उसी को हम रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द गैस भी कहते हैं। तो आप इसको कहीं पे लिख लेना, मार्क कर लेना। अब देखिए वेपर डेंसिटी हमारा क्या होता था, रेशो, है ना, अभी अभी हमने पढ़ा। तो हम वेपर डेंसिटी की जगह क्या लिख सकते हैं, रेशो किसका, मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी अपॉन में मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी। एसटीपी क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। फिर उसके बाद क्या है, अब सर्टेन वॉल्यूम हम क्या करते हैं, अपना कॉन्सेप्ट लगाते हैं एवोगैड्रो का। एवोगैड्रो ने क्या कहता है, सिमिलर टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन है तो जितना वॉल्यूम होता है उतना इक्वल वॉल्यूम में इक्वल हमारे क्या होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हमने क्या किया, वॉल्यूम की जगह अब यहाँ पे क्या लिख दिया, पहले 1 लीटर 1 लीटर। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, ट्वाइस ऑफ क्या बन गया, ये मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस एट एसटीपी, मास ऑफ 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी। क्योंकि हमें इक्वल वॉल्यूम लेना होता है इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, 1 लीटर। उसके बाद हमने क्या किया, हमें 1 लीटर ऑफ जो हाइड्रोजन गैस है उसका मास पता होता है, उसका मास कितना होता है, 0.089 ग्राम। ठीक है, ग्राम में होता है ये, तो वो वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी। तो जब हम 2 डिवाइडेड बाय 0.089 करते तो हमारा क्या आता है, 22.4। ठीक है, आप जब मोल कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो वहां पे भी आप एक रिलेशन पढ़ोगे कि 1 मोल ऑफ एनी गैस कंटेन 22.4 लीटर वॉल्यूम। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाता है, 22.4 लीटर। वहां पे बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं कि मैम ये रिलेशन कहाँ से आया कि हम 1 मोल ऑफ एनी गैस जो है उसे 22.4 लीटर कैसे निकालते हैं। तो वो 22.4 लीटर यहाँ से आता है। और फिर साथ ही साथ हमारा क्या चल रहा है, मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस, तो वो हमने साथ में चला रखा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 22.4 लीटर किसी भी गैस का एसटीपी पर क्या करता है, वे इक्वल टू मोलर मास ऑफ गैस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। तो वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है मोलर मास ऑफ गैस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। मतलब जितनी आपकी मोलर मास है, मोलर मास क्या होता है ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वो उसके मोलर मास ऑफ गैस के बराबर होता है और वो मोलर मास जो है आपको ग्राम्स में लेना है। इसी को हम क्या कहते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, जिसको शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, GMV।